आज हम सभी पैनल डिस्कशन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिसका विषय है विज्ञान शिक्षण में चुनौतियाँ एवं समाधान। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं स्वयं डॉक्टर सुषमा जॉनसन, अपने साथी श्री ओम प्रकाश पाटीदार, श्री डी.एन. सुरेश सर, श्री निशिकांत जोशी सर, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम पाटीदार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विज्ञान शिक्षण में कक्षागत चुनौतियाँ किस प्रकार की आती हैं? मैडम, जैसा कि आपका प्रश्न है, वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षण में सबसे प्रमुख चुनौती है कि हम विज्ञान को मानवीय के विषय की तरह पढ़ा रहे हैं। हमारी कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाया जाता है, जबकि विज्ञान पढ़ाया जाने वाला विषय नहीं, विज्ञान सिखाया जाने वाला विषय है। प्रयोगशालाओं की स्थिति हम सब जानते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख बिंदु इसमें आता है कि हमारा विज्ञान का पाठ्यक्रम अलग है, प्रयोगशाला का पाठ्यक्रम अलग है। ऐसा अलग क्यों? किसी विषय वस्तु को जब सिखाया जाएगा बच्चों को, तो उसको प्रायोगिक कार्य के साथ में हमें करवाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। दूसरा, विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अवलोकन। आज जहाँ पाठ्यक्रम पूर्ण करने की चिंता के कारण बच्चे हमारे उस विषय वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाते। मैं आपको एक उदाहरण के साथ में बताना चाहूँगा। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमने कह दिया, बच्चों ने सुन लिया, इससे बच्चों के अंदर उस विषय की समझ विकसित नहीं होगी। हमारे पास तीन स्थिति है। पहली, हम बच्चों को मोमबत्ती दिखाएं, जलने के पहले बच्चा उसका अवलोकन करे। दूसरी स्थिति में बच्चों को जलती हुई मोमबत्ती का अवलोकन करने दें। उसके बाद जलने के बाद उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा, निश्चित रूप से बच्चा उन तीनों परिस्थितियों को देखेगा तो बहुत कुछ उसके अंदर समझ विकसित होगी। हमें वही समझ विज्ञान में विकसित करना है। यही समझ विकसित करने से बच्चों के अंदर विज्ञान की अवधारणा बहुत अच्छे से आएगी, जो उसको विज्ञान सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। ये जो समझ की आपने बात की है, विद्यार्थियों में समझ विकसित होना, ये हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट में भी आई है कि हमारे विद्यार्थी प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो ये आपका जो सुझाव है ये बहुत फलदायी है हमारे शिक्षकों के लिए। अब सुरेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन चुनौतियों का जो पाटीदार सर ने चर्चा की है, उन चुनौतियों का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जी मैडम, विज्ञान शिक्षण की चुनौतियों के समाधान के लिए कोई बड़े बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। लो कास्ट नो कास्ट की तर्ज पर हम छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा ही कक्षा में विज्ञान शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। छात्रों को प्रयोगशाला में ना ले जाएं, लेकिन प्रयोगशाला को ही कक्षा में ले जाएं, और ताकि छोटी छोटी एक्टिविटी के द्वारा बच्चा सीख सके। शिक्षक क्विज के माध्यम से, आपके रोल प्ले के द्वारा, आपके पीयर ग्रुप के द्वारा या सिंपोजियम के द्वारा, छोटी छोटी एक्टिविटी के द्वारा विज्ञान शिक्षण को सरल बना सकता है। आपने ऐसा प्रयोग अपनी कक्षा में किया हुआ है? हाँ जी हाँ, मैंने किया है और बहुत सक्सेस हुआ, सफल हुआ, और बच्चों ने भी उसे बहुत प्रोत्साहित किया और पसंद किया। तो इस और तरह उसका फल भी हमें मिला। जी हाँ। और अंकों में भी उनका सुधार हुआ है। और इस तरह की गतिविधि कराने में कहीं कंटेंट में हम पीछे तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं नहीं, कंटेंट को साथ लेते हुए हम गतिविधियां करते हैं। क्योंकि जब हम गतिविधियां करा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है विद्यार्थियों की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है, समझ के साथ में कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है। सर जोशी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका बहुत विस्तृत क्षेत्र है। विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता के लिए किस तरह के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने की बात है, कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है। तो इसके लिए शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएं, जिससे बच्चे की उसमें रुचि, स्वाभाविक रुचि उसमें जागृत हो, और बच्चा स्वाभाविक तरीके से अपने स्वयं के प्रयासों से और जो शिक्षण द्वारा उसको उपलब्ध कराए जाते हैं तौर तरीके, उसके द्वारा उस विषय को और भी अच्छे तरीके से समझे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ इसमें एनजीओ भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से NROER एक रिपॉजिटरी बनाई गई है नेशनल, जिसमें वीडियो कंटेंट्स उपलब्ध हैं। इसमें थीम बेस्ड कंटेंट्स उपलब्ध हैं। इसमें क्लास को ध्यान में नहीं रखते हुए, बल्कि उस थीम को, विज्ञान की किसी थीम को या किसी लैंग्वेज की थीम को
उस थीम को पकड़ते हुए आगे इसमें कंटेंट्स बनाए गए हैं, और वो कंटेंट्स बिना किसी खर्चे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको वेबसाइट के ऊपर रखा गया है। कोई भी शिक्षक इसमें अपना लॉगिन क्रिएट करके NROER से वीडियो कंटेंट डाउनलोड कर सकता है, उसको अपना मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ICT के माध्यम से कंप्यूटर की तरह के माध्यम के सहायता से क्लास में उसको समझा सकता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CDAC के साथ मिलके OLAB एक साइट की भी स्थापना की है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंटेंट्स उपलब्ध हैं। इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में, या ये कहें कि एक प्रकार से ये बड़ा हेल्पफुल है कि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं विज्ञान में कि जिनमें खतरे की संभावना होती है, कि जिसमें कुछ प्रकार से, जैसे केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं कि जिसमें एसिड का यूज़ होता है, उस प्रयोग को वर्चुअली, आभासी वास्तविकता इसका हिंदी नाम है, आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से बच्चा OLAB से के माध्यम से घर बैठ के ही या स्कूल में अपने प्रयोग कर सकता है और इसका अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कई YouTube के ऊपर कई कंटेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं कि जिनकी सहायता से हम उस प्रयोग को या उस शिक्षण को आसानी से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षक इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं। YouTube में जैसा सर काफ़ी हमारे शिक्षकों का भी प्रयास है, निरंतर अपने कार्यों को YouTube में डाल रहे हैं और पूरे प्रदेश के नहीं देश के शिक्षक और विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। सर, इनके अलावा पाटीदार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी और कौन से प्रयास किया जाना चाहिए जो कि बच्चों के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर प्रश्न उठाते हैं हमारे शिक्षक की लोअर लेवल से, जैसे 8वीं का बच्चा 9वीं में आया है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो ऐसे में हम कौन से प्रयास कर सकते हैं? जी मैडम, अभी सर के द्वारा NROER की बात कही गई है, यूट्यूब भी हमारे सामने आया, पर निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत मत यूट्यूब को सपोर्ट करने का नहीं रहा। यूट्यूब की एक कहा जाए तो एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ भी कंटेंट पोस्ट करने के पहले उसकी जांच करना किसी भी स्तर पर अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति पोस्ट कर सकता है। दूसरा, इसमें बच्चा हमारा भटक सकता है। वर्तमान में क्या जो हम सर्च करेंगे उसका अलावा कहीं और चला जाएगा। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि इन सब चुनौतियों को कैसे हम पार पाके हम आगे बढ़ें, हमारे सामने पूर्व माध्यमिक स्तर से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी यदि अवधारणाएं स्पष्ट नहीं होगी तो माध्यमिक शालाओं में या उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उनका अवधारणा निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं बन पाएगी। सिलेबस पूर्ण करने का जो बर्डन रहेगा शिक्षकों के ऊपर, ऐसे में ब्रिजिंग की अवधारणा है, ब्रिज कोर्स जिसको कहा गया है, इसमें हम उनकी पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है उनके कुछ बिंदुओं को रिफ्रेश करें। जैसा आप खुद भी PGPT कॉलेज में हैं, तो आप टीचरों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जुड़े हैं निश्चित रूप से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका ये ब्रिजिंग कोर्स है, वो सभी शिक्षकों को मालूम है। तो आइए अब हम इस पैनल डिस्कशन को समाप्त करते हैं। इस समरी में एक नटशेल में यदि हम कहें तो OER की अवधारणा सामने आई, ब्रिजिंग की अवधारणा सामने आई, गतिविधि आधारित क्लासेस की अवधारणा सामने आई। थोड़ा सा मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट चलता है VC के माध्यम से शिक्षण देने का। तो इस बार हमने प्रयास ये किया है कि जो 8वीं से पास करके जो बच्चे 9वीं क्लास में आते हैं उनके लिए हम लोगों ने 6 महीने तक लगातार ब्रिज कोर्स की अवधारणा को प्रारंभ किया, जिसमें विज्ञान, गणित, भाषा के कठिन विषयों का चयन करके उसके बारे में शिक्षण, साथ ही साथ नियमित 9वीं कक्षा के साथ साथ नियमित कक्षाओं का भी के साथ साथ ब्रिज भी, दोनों का पठन पाठन एक साथ चालू किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे उस लेवल तक आ सके और अपनी समझ को। जी हाँ, तो नटशेल में मैं कहूँ तो आज के डिस्कशन का ये है कि विद्यार्थियों में गतिविधि आधारित शिक्षण क्रिया कराई जाए और बराबर सहभागिता रखी जाए, जिससे कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उनमें डेवलप हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। नमस्कार।